नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा सेकंड एपिसोड है अंडर द टाइटल इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल कंटेंट ऑफ बॉलीवुड मूवीज़। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ढेर सारी मूवीज़ हैं जिनके कंटेंट एकदम लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो लेसर नोन मूवीज़ है जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं या फिर टेलीविज़न पे वो ज़्यादा अपीयर नहीं करते। तो ऐसे ढेर सारी मूवीज़ है, बॉलीवुड मूवीज़ है जिनके कंटेंट, जो स्टोरी है, प्लॉट है, इतना इंटरेस्टिंग है, और उसमें जो एक्टर्स ने जो एक्टिंग की है उस विषय को लेकर, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है जो उनका कंटेंट एकदम लॉजिकल है, और वो मूवी देखते ही आपको एक अलग एंटरटेनमेंट वैल्यू मिलेगी, अलग सा एक नज़रिया मिलेगा कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ढेर सारी मूवीज़ है। तो उन्हीं विषय पर हमारे ये 6 एपिसोड की सीरीज़ हमने बनाई है अंडर द टाइटल लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के मूवीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें ऐसे ढेरों मूवीज़ हैं, हॉरर हो, सस्पेंस थ्रिलर हो, क्राइम थ्रिलर हो, एक्शन थ्रिलर हो, या फिर कॉमेडी हो, ड्रामा हो, तो ड्रामा ट्रेजेडी, तो इन सब के बारे में ऐसे ढेर सारे कंटेंट्स हैं, ऐसे ढेर सारी मूवीज़ हैं जो लेसर नोन हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं, किसी कारणवश वो टेलीविज़न पर भी टेलीकास्ट नहीं हो पाते। लेकिन ये जो सारी मूवीज़ हैं उनमें से ऑलमोस्ट लगभग सारी की सारी मूवीज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो ये इसका महत्व यहाँ पर हम अधोरेखित करना चाहते हैं। ये जो मूवीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती हैं, तो उसका लाभ आप उठा सकते हो। एक अलग सा कंटेंट, एक अलग सा जॉनर आप इस वीडियो के माध्यम से अनुभव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और उसकी एंटरटेनिंग जो वैल्यू है, एंटरटेनमेंट की जो वैल्यू है वो एक अलग ही है, क्योंकि अगर विषय एकदम से हटके हो, उसका कंटेंट एकदम एंटरटेनिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, लीक से हटकर हो, तो वो मूवी एक अलग एंटरटेनमेंट वैल्यू हमें प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये चीज़ हम दर्शक, हम प्रेक्षक बहुत नाप तोल कर किसी मूवी के बारे में हम ये चीज़ें देखते हैं कि ये मूवी की एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या है, अदर देन स्टार्स है, स्टार वैल्यू है, उनके गाने हैं, उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, कैसा उसका स्क्रीन प्ले है, या फिर उसका विजुअल इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, क्या क्या वीएफएक्स यूज़ किया है, ये सारी टेक्निकल बातें वगैरह वो सब अलग। लेकिन किसी भी मूवी के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्री, किसी भी आर्ट के लिए उसका कॉन्सेप्ट, उसका थीम, उसका प्लॉट, उसका कंटेंट, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, इसी विषय पर हमारा ये 6 एपिसोड्स का सीरीज़ हम बना रहे हैं, जिसमें 6 एपिसोड में से हर एक एपिसोड में हम 5 अलग अलग जॉनर की मूवीज़ आपके लिए ला रहे हैं, जिसके कंटेंट इंटरेस्टिंग भी है, लॉजिकल भी है, और आपके दिलो दिमाग को छू लेने वाले हैं। एक अलग लेवल की एंटरटेनमेंट वैल्यू ये आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उसी कड़ी में आज की हमारी जो पहली फिल्म है वो है शतरंज के खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, 1977 की ये जो फिल्म है, सत्यजीत रे लेजेंडरी डायरेक्टर, इन्होंने ये डायरेक्ट की थी। दिस इज़ द ओनली मूवी, ये सिर्फ एक ही मूवी है जो फुल लेंथ मूवी उन्होंने डायरेक्ट की थी, क्योंकि सत्यजीत रे जी को हम जानते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए, कि वो उनका कंटेंट ही वैसा था कि वो शॉर्ट पीरियड के डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट किया करते थे। तो उस हिसाब से शतरंज के खिलाड़ी ये एक ऐसी मूवी है, वो फुल लेंथ जो एक मूवी के लिए लगती है, उस लेंथ की मूवी उन्होंने बनाई अदर देन डॉक्यूमेंट्रीज। तो सत्यजीत रे की एक अलग सी देन है। और ये जो मूवी थी ये उस ज़माने की 1977, मतलब हम 70s की बात कर रहे हैं, उस एरा के हिसाब से ये जो फिल्म थी वो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। मतलब उसका विषय जो था वो हिस्टोरिकल था ही, इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर इसका एक विषय बेस था, लेकिन उसका जो टेक था, उसकी जो ओवरऑल थीम थी, उसकी जो टेक्निक थी, वो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। जो आर्ट सिनेमा हम कहते हैं, पैरेलल सिनेमा, उससे हटकर भी ये किसी एक और रिदम को छू रही थी ये मूवी। मतलब इसको अगर आप ठीक से स्टार्ट टू एंड अगर देखोगे तो उसमें वो एंटरटेनिंग वैल्यू आपको मिलेगी। शतरंज के खिलाड़ी क्या है, नाम में इसका बेसिक विषय है शतरंज, यानी चेस का गेम है, उसके प्लेयर्स, द चेस प्लेयर्स। तो चेस प्लेयर्स कौन है? तो बेसिकली इस मूवी में नवाबों की जो लाइफ है, प्री इंडिपेंडेंस इरा, जो हमें जो स्वतंत्रता मिली, भारत को जो स्वतंत्रता मिली अंग्रेज़ों से 1947 के पहले का जो एरा है, उस जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, तो उस एरा का ये विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। हमने बहुत बार ऐसा सुना है, लखनऊ के नवाब, अवध के नवाब, उत्तर प्रदेश के नवाब। तो ये नवाब कौन होते थे, उनके बारे में रंजक कथाएं हमने सुनी थी, लार्जर देन लाइफ, जो आम आदमी जो उनकी जो जीवन कथाएं, उनसे हटकर नवाबों की जीवन शैली की कथाएं हुआ करती थी। तो ये नवाबों के बारे में जो क्यूरियोसिटी है
उसका जो पूरा जो एनालिसिस है हमें इस मूवी में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नवाबों की एक अपनी ही जीवन शैली थी। उनके जो पूर्वज जो हुआ करते थे उनसे हटकर उनकी एक अलग लाइफस्टाइल बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी होती गई। एक टाइम जब ऐसा आया कि उन्हें लड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं थी, उनके पास सैन्य भी नहीं था। दे वर ऑल हैप्पी अंडर द इंग्लिश रूल। अंग्रेज़ों के रूल के अंडर वो खुशहाल थे, अपने जनता को भी खुश रखना चाहते थे। तो उस हिसाब के जो नवाबों का जो समय था, उस समय पर इस मूवी में फोकस किया है। तो 2 नवाब ऐसे हैं जो शतरंज के खेल में एकदम बिजी हैं। हमारा राजपाट है, घरेलू समस्याएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो सब एक तरफ रख कर ये दोनों नवाब पूरा का पूरा दिन और रात चेस के गेम में बिजी रहते थे, शतरंज के खेल में। और वो इनका उतना इस खेल के लिए इतना पागलपन था, इतना जुनून था कि जो बाकी की उनकी चीज़ों के बारे में उनका एक प्रकार से वो निग्लिजेंस ही हो जाता था, वो उसे देख भी नहीं पाते थे। तो ऐसा एक जुनून था चेस के गेम के लिए। तो नवाबों के उस लाइफ के हिसाब से वो कैसे किस हिसाब से किस मेंटालिटी के हिसाब से, मानसिकता से वो चेस गेम खेलते हैं, कंटेम्प्रेरी बातें करते हैं राजपाट के बारे में, हमारे पर्सनल इश्यूज़, फैमिली के इश्यूज़ हैं उनके बारे में, वो कैसे वो चीज़ें उसमें रिलेट करते हैं। फिर आजू बाजू के उनके जो घटनाएं घटती हैं, सराउंडिंग्स में जो इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में वो चीज़ें कैसे रिलेट हो जाती हैं। तो सारे चीज़ों के बारे में एक कॉमेडी टेक लिया है, एक फ़नी टेक लिया है इस मूवी में। तो बेसिकली क्या होता है, एक संस्थान होता है, राजघराना होता है, जिसको अभी अंग्रेज़ अपने अंडर लेने वाले होते हैं कि देयर वर इश्यूज़ विद इन दी रूलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे उस नवाब को, उस राज्यकर्ता को बेसिकली। तो वो पूरा जो उसका संस्थान है, उसका जो राजघराना है, वो अंग्रेज़ अपने अंडर लेने वाले थे। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिकल फिनेंशियल फैक्टर्स भी थे। तो जो उस प्रोविंस का अगर मेन राजा अगर अंग्रेज़ों के अंडर जा रहा है, उसका राज्य अगर अंग्रेज़ों के अंडर जा रहा है, तो उसके नीचे वाले जो हायरार्की है उसमें कैसा फ़र्क गिर जाता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड ऑफ कोर्स द जनता है, पूरी जो संस्थान की जो जनता है उसके ऊपर उसका कैसा असर होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें अंग्रेज़ों की जो साइड है वो भी इसमें एकदम डिटेल में दिखाई है। स्पेशली एक जो प्रसंग है जिसमें रिचर्ड एटनबरो और टॉम ऑल्टर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, जिसमें टॉम ऑल्टर जो मंजे हुए कंपनी के जो ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपना बहुत सारा जीवन प्रवास भारत में गुजारा है, जो यहाँ के लोगों को पहचानने लगे हैं, उनकी जीवन शैली को पहचानने लगे हैं। तो टॉम ऑल्टर जो है, जो जूनियर लेवल पे है, जो अपने सीनियर को, रिचर्ड एटनबरो को, जो ऑफिसर लेवल पे है, उनको इन नवाबों की जो जीवन शैली उनके बारे में कथन करते हैं, उन्हें पूरा एनालिसिस देते हैं। तो वो जो प्रसंग है इतना डिटेलिंग में हुआ है कि उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है कि कैसी लाइफस्टाइल जीते थे, कैसा उनका जीवन प्रवास था। इट टुक फनी टेक। ऐसा नहीं कि किसी एक ज्वलंत विषय को किसी को हाथ डाला है, या फिर किसी का धर्म है, किसी का रिलीजन है, किसी का रंगभेद हो। ऐसी बहुत सारी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, इनसे हटकर एक न्यूट्रल टेक लिया है, लेकिन फनी टेक लिया है। मतलब देखने वाले जो प्रेक्षक है, किसी भी धर्म पंथ का हो, वो उस चीज़ों को देखकर वो उस पर विचार करने पर उसको वो मजबूर हो जाता है कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं तो वैसी क्यों नहीं है। तो ये जो पूरा एनालिटिकल चीज़ है, इसके लिए हम कहते हैं कि कंटेंट जो है मूवी का वो इतना ज़बरदस्त है। तो ये नवाबों की पूरी जो लाइफस्टाइल है वो इसमें हम देख सकते हैं। न्यूट्रली हम इसे अपने जो एनालिसिस का जो अपना न्यूट्रल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। देखिए, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी, हमें अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, सबके पास में है। तो हम किसी को पूरी लेवल से जज नहीं कर सकते कि ये चीज़ ऐसे ही हुआ करती थी, या ऐसे ही है वैसे ही है, ऐसा नहीं। देयर आर सम गुड थिंग, देयर आर सम बैड थिंग्स। तो उस हिसाब से हम किसी को एनालाइज करते हैं। हम किसी को जज करने के हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन एनालाइज ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फिल्म उस कैटेगरी में आती है जब हम इनकी जीवन शैली ऐसी क्यों है, क्यों ये ऐसे बनते चले गए, क्यों उस वक्त भारत का माहौल वैसा था। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो वो रीज़न फाइंड आउट करने के लिए एनालिसिस हमें यहाँ पर काम में आता है। अमिताभ बच्चन ये इस फिल्म में नहीं थे, लेकिन इनकी आवाज़ जो थी वो इस फिल्म में गजब ढाती है। वो इस फिल्म के नरेटर थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बहुत ही अच्छा नरेशन किया था। जो फिल्म के जो टुकड़े हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम ये नरेटर का होता है। 2 प्रसंगों को जोड़ने का काम नरेटर का होता है। तो वो नरेशन का काम
अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ही अच्छा किया था इस फिल्म में। इसमें अगर एक्टर्स की अगर बात की जाए तो संजीव कुमार जी, सईद जाफरी, अमजद खान, रिचर्ड एटनबरो, फिर टॉम ऑल्टर, फरीदा जलाल, फारूक शेख, विक्टर बैनर्जी, ढेर सारे नाम हम इसमें देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शबाना आजमी आजमी जी भी थी इसमें। तो एक अलग ही लेवल की मूवी थी। आप इसे एंजॉय ज़रूर करेंगे क्योंकि कंटेंट ही इतना बेहतरीन है इसका, और इसका डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा था। गाने इसमें नहीं हैं क्योंकि फिल्म की डिमांड ही वैसी नहीं थी जिसमें इसमें गाने हो। एक दो गाने हैं लेकिन वो सिचुएशनल गाने हैं। इट इज़ नॉट लाइक टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग्स यू कैन से अबाउट दैट। एक दो गाने हैं इसमें ज़रूर, लेकिन वो सिचुएशनल है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, शतरंज के खिलाड़ी, और इसको ढेर सारा प्यार भी मिला था। आज भी एक कल्ट स्टेटस प्रदान करके दर्शकों का मनोरंजन करती है, और इसके परफॉर्मेंसेस जो थे बहुत ही बेहतरीन। संजीव कुमार क्यों हैं, ये इस फिल्म से हम संजीव कुमार जी को जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। बहुत सारे जो प्रसंग है वो बैठे बैठे ही हैं। सिर्फ कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, शतरंज खेल रहे हैं या फिर मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सो बैठे बैठे ही बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन उसमें भी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, छोटी छोटी चीज़ों में ढेर सारा गहन अर्थ निकालना, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। संजीव कुमार जी का काम तो इसमें लाजवाब था। ऑल्सो अमजद खान जी बहुत ही अच्छा काम किया था, सभी एक्टर्स ने। और ये बहुत ही एक अलग जॉनर की एक मूवी हम कह सकते हैं, शतरंज के खिलाड़ी। आप देखिएगा ज़रूर, एक बहुत ही गहरा एंटरटेनमेंट, बहुत ही मज़ेदार एंटरटेनिंग वैल्यू इसमें है, और ये इसका कंटेंट तो ज़बरदस्त है। जा दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली फिल्म शतरंज के खिलाड़ी 1977 की। आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी फिल्म जो है वो है कॉमेडी कम सस्पेंस थ्रिलर, वो है संडे। जी हाँ दोस्तों, 2008 की ये फिल्म है संडे, जिसमें एक्टर्स थे अजय देवगन, अरशद वारसी, आयशा टाकिया और इरफान खान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही क्रिस्प रोहित शेट्टी ने इसको डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के बारे में भी लोग ज़्यादा नहीं जानते, जो जानते हैं वो इस फिल्म को सराहते हैं। एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़की है जिसके पूरे हफ्ते में संडे मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा संयोग हो जाता है कि उसे संडे को उसने क्या किया था, वो उस एक दिन के लिए उसने पूरे 24 घंटे में उसने क्या किया था, यही चीज़ उन्हें याद नहीं रहती उस लड़की को। तो उसमें एक सस्पेंस थ्रिलर बनता चला जाता है कि वो एक दिन वो कहाँ थी, क्या वो अपने ही घर में थी या वो शहर में घूम रही थी। अगर घूम रही थी वो किस किस से मिली, अगर मिली भी है तो उसे याद क्यों नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता, हम किसी भी दिन में, हम प्रेजेंट टाइम में जो जीते हैं, भले हमारी मेमोरी साथ ना दे कि 4 महीने पहले इस दिन मैंने क्या किया था, ये हमें याद नहीं रहता, लेकिन इतना तो याद रहता है कि इस दिन में मैंने कुछ ना कुछ तो किया है। अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालें, उन प्रसंगों को याद करें, तो हम जान सकते हैं कि इस दिन में रफली मैंने ये किया था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि ये दिन मेरा टोटली मिसिंग है, हम ये नहीं कह सकते। तो यही चीज़ इस फिल्म में है कि एक लड़की का पूरा दिन गायब है और उसे उस दिन की घटनाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अजय देवगन इसमें पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, अरशद वारसी इसमें टैक्सी ड्राइवर का रोल निभा रहे हैं, इरफान खान उनका जो टाइम था 2008 का बहुत ही लाजवाब था। उसमें अलग अलग तरीके की भूमिकाएं वो कर रहे थे। तो 2008 की संडे के फिल्म में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग एक्टर का रोल निभाया था, और उनके जो कुछ सीन्स थे, गिने चुने ही सीन्स थे इरफान खान जी के, और वो सीन उनके याद रह जाते, इतने लाजवाब बन गए थे वो सीन्स। तो संडे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है, कॉमेडी है, रोहित शेट्टी है तो कॉमेडी होगी ही, और एंटरटेनिंग वैल्यू इसका बहुत ही अच्छा है। अरशद वारसी ने भी बहुत अच्छा काम किया। अजय देवगन एज यूजुअल, उनका जो ऑरा है, पर्सनालिटी है, उस हिसाब से वो इस फिल्म को कैरी कर लेते हैं। आयशा टाकिया का भी जो रोल है बहुत ही सराहा गया है। तो इस फिल्म को भी बहुत कम लोग जानते हैं, टेलीविज़न पे भी चैनल्स पर ये कम दिखाई देती है, लेकिन यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इस फिल्म का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेकंड आज की जो फिल्म है संडे, 2008 की ये रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी संडे मूवी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी तीसरी फिल्म जो है वो है मॉनसून वेडिंग। जी हाँ दोस्तों, 2001 की एक मूवी थी मॉनसून वेडिंग। ये मीरा नायर की जो फिल्म थी, इसको ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले थे, बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें काम किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम नसरुद्दीन शाह, लिलेट दुबे, शेफाली शाह, फिर हमारे विजय राज जी भी थे इसमें, रजत कपूर, लोग बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स इसमें थे।
तो बेसिकली मॉनसून वेडिंग क्या होता है? मॉनसून वेडिंग, ये जो नाम है मॉनसून और वेडिंग, ये हमें क्लाइमैक्स में जाकर पता चलता है जब शादी, बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द इंडियन वेडिंग सेरेमनी के बेस्ड ये मूवी है। मतलब स्टोरी उसकी वही है, एक टिपिकल इंडियन फैमिली में जो मैरिजेस होते हैं, तो तो वो मैरिजेस में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड होते हैं, तो उसके बारे में इस फिल्म में एक एक रियल टेक लिया हुआ है। तो ये फिल्म जो है वो टिपिकल इंडियन फैमिली के मैरिज के ऊपर बेस्ड है। और एंड में इस मूवी में मॉनसून की बारिश हो जाती है, तो उसको रिलेट करके इसका नाम मॉनसून वेडिंग बना। मीरा नायर जी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया। और ये जो फिल्म थी, स्टोरी उसकी ऐसी है कि एक अच्छे अपर मिडिल क्लास की जो फैमिली है, उनके घर में शादी है, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी की शादी है। तो शादी तय हो जाती है, जैसा कि हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में जैसा होता है कि शादी के मौके पर दूर दूर के रिलेटिव्स आते हैं उस मौके पर, और एक महफिल सी सज जाती है। तो वैसे ही इस मूवी में भी ढेर सारे अलग अलग पास के दूर के सभी रिलेटिव्स आ जाते हैं। फिर शादी की तैयारियां हैं, उसके टेंशन्स है, फिनेंशियल बैकग्राउंड्स है। फिर शादी की तैयारियां में जो इवेंट मैनेजर है, जो डेकोरेशन वाले हैं विजय राज जी, फिर घर के नौकर है, उनकी एक लव स्टोरी उसमें आ जाती है। फिर उसमें भी ढेर सारे ट्रेजेडीज आ जाते हैं, चोरी का एंगल आ जाता है, फिर उसमें रिकन्सिलिएशन होता है, मैटर फिर से एक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। जो शादी में जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ झगड़े हम देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम एक टिपिकल इंडियन फैमिली मैरिज में हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो उसी के ऊपर इस फिल्म में भाष्य किया हुआ है कि कैसे दुल्हा दुल्हन की क्या मजबूरियाँ होती है, उनके मन में शादी से पहले क्या होता है। कुछ कन्फेशंस भी करते हैं, कुछ गलतियाँ शादी से पहले अगर हो जाती हैं तो ये कन्फेशन करने का भी मौका होता है, क्योंकि शादी के बाद किसी के मन में किंतु परंतु ना हो, जो रिश्ता है वो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। तो ये भी एक एंगल दिया हुआ है। एक दूसरा ऐसा एंगल है चाइल्ड अब्यूज़ का। जी हाँ दोस्तों, रिलेटिव्स में हर कोई उतना दूरदर्शी नहीं होता, स्वच्छ चरित्र का नहीं होता, अच्छे कैरेक्टर का नहीं होता। तो ऐसे लोग जो है वो परिवार की लड़कियों पर चाइल्ड अब्यूज़ कर देते हैं। तो उसका भी एक एंगल इसमें है। शेफाली शाह ने उसमें बहुत ही अच्छा रोल किया था। राजिद कपूर और शेफाली शाह दोनों ने इस मुद्दे को, इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में उन्होंने इसको आगे लेकर आए थे। तो ये भी एंगल उसमें है। फिर शादी की तैयारियाँ, शादी के बीच में जो ग्लिचेस आते हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं, उसे ओवरकम कैसे करना है। परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं, उनके जो मिजाज हैं, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है, अपने अपने इश्यूज़ हैं, अपने अपने फनी टैक्स हैं। तो जो शादी में जो कुछ होता है, नाच गाना है, फिर शादी की तैयारियाँ, खाना पीना, ट्रैवलिंग है, सामान वगैरह का ट्रांसपोर्ट है, इवेंट मैनेजर, फिर डेकोरेशन आता है, खाना पीना आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है मॉनसून वेडिंग। अच्छा कंटेंट है, अलग है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का हम इसमें देख सकते हैं हम इसमें। तो ये थी हमारी आज की तीसरी फिल्म मॉनसून वेडिंग, जो थी 2001 को रिलीज़ हुई। मीरा नायर जी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 फिल्मों के बारे में जाना। पहले हमने जानी शतरंज के खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी फिल्म है। अगर आप YouTube पर ये देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 1977 की फिल्म, बहुत से लेजेंडरी एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया था। और एक्टिंग, किसी को एक्टिंग सीखनी है, एक्टिंग असल में क्या होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो उन चीज़ों को अगर जानना हो तो ये फिल्म देखना आपको अनिवार्य है, शतरंज के खिलाड़ी। दूसरे फिल्म के बारे में हमने जाना संडे, जो थी 2008 की फिल्म अजय देवगन की। रोहित शेट्टी ने इसे डायरेक्ट किया था। संडे जो एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन फिर भी उसमें एक सस्पेंस ड्रामा है, जिसमें एक लड़की का पूरा एक दिन गायब हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उस दिन उसने क्या क्या किया था। तो ये एक अलग से विषय पर एक बनी हुई संडे जैसी मूवी हमने देखी। फिर हमने जाना मॉनसून वेडिंग, जो फैमिली ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं, अलग अलग विषयों को छुआ है, अलग अलग विषयों पर भाष्य किया हुआ है। तो ये भी एक अलग से मूवी, आप अलग कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट आप इसमें देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी तीसरी मूवी मॉनसून वेडिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज के एपिसोड की चौथी फिल्म। जी हाँ दोस्तों, वो है टेबल नंबर 21। ये जो मूवी आई थी 2013 में आई थी, और इसका जो जॉनर है वो है सस्पेंस थ्रिलर का। जी हाँ दोस्तों, एक मैरिड कपल है,
जो फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, और उन्हें एक दिन एक इनविटेशन आ जाता है हनीमून का, अब्रॉड में हनीमून का इनविटेशन आ जाता है किसी अननोन सोर्स से। जहाँ दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति से जिन्हें वो जानते नहीं है, वो उन्हें हनीमून के लिए किसी अलग देश में एक लोकेशन पर बुलाते हैं। तो उस इनविटेशन को न्याय देते हुए वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, और उन्हें फिर मिलता है एक आदमी। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी जो था वो था परेश रावल। जी हाँ दोस्तों, परेश, इसमें सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स हैं। एक राजीव खंडेलवाल का जिन्होंने हस्बैंड का रोल निभाया था, टीना देसाई जिन्होंने वाइफ का रोल निभाया, और जो अनजान आदमी का रोल निभाया वो है परेश रावल। तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ को वहाँ पर परेश रावल जी मिलते हैं, जो एक वेल्दी काइंड ऑफ एक धनवान बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं, उनको ऐसे अपनी पहचान कराते हैं। उनकी अपनी खुद की टीम, अपने लोग भी होते हैं। तो इट इज़ लाइक एक हनीमून पैकेज के हिसाब से एक न्यूली वेडेड कपल को ये एक उनके सुनहरे पलों को यादगार करने के लिए ये हनीमून ट्रिप उन्होंने अरेंज किया है, ऐसा वो उन्हें बताते हैं। और जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो फिर जो अर्ली जो प्लेजेंट्रीज होती है, शुरू का जो सुख भरा जो माहौल होता है, वो फिर स्लोली एक सस्पेंस थ्रिलर में बदलता जाता है। फिर ये जो हनीमून का जो उनका वेकेशन है वो एक गेम शो में बदल जाता है। गेम शो जिसमें ढेर सारे चैलेंजेस हैं, हर एक चैलेंज के ऊपर इन्हें अपनी हामी भरनी ही पड़ती है। कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट्स किए होते हैं इस अनजान आदमी ने कि उन हस्बैंड वाइफ को उन चैलेंजेस को पूरा करने में हामी भरनी ही पड़ती है, और वो चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो पूरा करने पर उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, उन्हें पैसे के रूप में उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ऐसा है कि वो पर्टिकुलर स्टेज पार करने पर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी अपनी लाइफ की जो राज है वो एक दूसरे के सामने खोल कर रख देने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो शुरू में जो पैसे के लिए जो गेम शो चल रहा था, क्विज़, जो चैलेंजेस के रूप में जो ये जो खेल चल रहा था जिसके बदले उन्हें पैसे मिलने वाले थे, तो इस अलग रूप के कारण जिसमें वो चैलेंज ख़त्म होने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना जानने वाले राज भी वो जान पाते हैं। तो ये इस गेम चैलेंज का एक अलग हिस्सा है। तो ऐसा करते करते जो चैलेंज है वो एक एक सीरियस मोड ले लेता है, एक सस्पेंस वाला मोड ले लेता है। उसकी डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ जाती हैं, और उस हिसाब से दोनों हस्बैंड वाइफ की हालत ख़राब हो जाती है। मेंटली वो ब्रेक हो जाते हैं, मेंटली और इमोशनली, क्योंकि ऐसे ढेर सारे राज उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलते हैं जिससे वो पहले अनजान थे। जी हाँ दोस्तों, और फिर जो फाइनल जो टेक है उसमें ऐसा कुछ संयोग हो जाता है कि वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और फिर वो दोनों हस्बैंड और वाइफ उस अनजान आदमी को ये पूछते हैं कि आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। इट वॉज डेफिनेटली नॉट द गेम ऑफ मनी। इसके पीछे कुछ अलग राज है जिसकी वजह से आपने हमारी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दी। शादी का जो नाता होता है, जो विश्वास भरा नाता होता है, जो आम इंसान होता है उसके लिए वो एक विश्वास भरा नाता होता है। उसको एक पार्श्वभूमि, एक फाउंडेशन बनाकर ही वो अपने विश्वास की इमारत, अपने रिश्ते की इमारत उसके ऊपर वो तैयार करता रहता है। लेकिन यहाँ शादी के तुरंत बाद हनीमून वेकेशन के दौरान, ये गेम क्विज के दौरान, ये ऐसे ऐसे राज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के, कि उनकी पूरी वैवाहिक जीवन ही तबाह हो जाता है। तो दोनों इस बारे में उस अनजान आदमी को पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। तो जब वो अनजान आदमी अपनी स्टोरी उनको बताता है कि वो कैसे उनसे रिलेट होता है, कैसे वो अनजान होकर भी वो उनसे कैसे जुड़ा हुआ है, कौन सा वो कॉर्ड है जो दोनों हस्बैंड वाइफ और वो अनजान आदमी को एक साथ जोड़ते हैं, तो उसका एक एक सीरियस इशू को उजागर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है वो शुरू तो एक अलग मूड से होती है, टेक ऑफ कुछ अलग मूड से करती है, और उसका जो एंड है वो कुछ तीसरा ही मूड निकल के आ जाता है। तो ऐसा इसका कंटेंट जो है वो हमेशा चेक, केस एंड चेक वाला रहता है हम दर्शकों के लिए, कि मूवी में आखिर ये किस तरफ हेडवे कर रही है, किस तरफ ये अपना मार्गक्रमण करते जाएगी। ये गेस वर्क हमें इस मूवी के ज़रिए हमें इस गेस वर्क में डाला जाता है। और बिलीव मी दोस्तों, इसका जो एंडिंग है, मतलब जो रीज़न दिया है, वो एंडिंग तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, सिंस इट इज़ अ सस्पेंस थ्रिलर मूवी। तो वो जो रीज़न उन्होंने बताया था वो एक सामाजिक समस्या पर एक बेस्ड विषय के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों,
हमने हम पास्ट में ऐसे ढेर सारी गलतियां कर जाते हैं जाने अनजाने में कि उसका कुछ सीरियस असर सामने वाले पर पड़ भी सकता है, इससे हम अनजान रहते हैं। तो ऐसी गलतियां हम अपने जीवन में कर जाते हैं, लेकिन पता नहीं उसका उसके साइड इफ़ेक्ट जो है इतने गंभीर रूप के होते हैं कि किसी को वो शायद भुगतने भी पड़ते हों। जो अपोजिट एंड पर जो हम अनजान होकर जो गलतियां करते हैं, तो सामने वाले आदमी पर क्या बीत रही होती है ये हमें पता नहीं होता। तो ऐसी गलतियों के बारे में इस मूवी में भाष्य किया हुआ है, उन दोनों हस्बैंड और वाइफ के बारे में, उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में, जो डायरेक्टली इस अनजान आदमी के जीवन को हर्ट करती है, उस पर इम्पैक्ट डालती है। इसके वजह से ये सारा जो गेम चैलेंज के ज़रिए वो इन हस्बैंड वाइफ की जो पूरी विश्वास भरा जो नाता है उसे तहस नहस करने का प्लान ये करने पर मजबूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी चीज़ें तो कोई किसी के जीवन को तबाह करने का तो कोई सेपरेटली तो प्लान नहीं करता, लेकिन कोई कारण ही होगा, इसके लिए उस अनजान व्यक्ति ने इन दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन को तबाह करने की सोची। तो ये जो था, ये पूरा मूवी का दारोमदार जो है वो इसी सस्पेंस पर टिका हुआ है। तीनों जो एक्टर्स हैं, राजीव खंडेलवाल, टीना देसाई और परेश रावल, इन्होंने अपने अपने रोल्स बखूबी निभाए हैं। फिल्म देखकर हमें एंड में सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसमें जो सामाजिक विषय इसमें उजागर किया हुआ है वो कितना संगीन है, कितना सीरियस लेवल का है, जो हम मजाक मजाक में टाल देते हैं, लेकिन उसका गहरा असर किसी न किसी के ऊपर पड़ता ही है, और जिस पर वो गुजरती है वो सीरियसली गुजरती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो चरित्र है, उसके हिसाब से हम किसी को ज़्यादा हर्ट ना करें हमारे जीवन में, जाने या अनजाने दोनों परिस्थितियों में। तो ये जो चीज़ है वो इस फिल्म के ज़रिए हमें एक अलग कंटेंट मिलता है। जैसा हमारा ये वीडियो का विषय है लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑफ बॉलीवुड मूवीज़, तो उसमें ये फिल्म जो है थोड़ी हटके जॉनर की है। इसका विषय भी हटके है, मे भी कोई फॉरेन फिल्म का इसमें इंस्पिरेशन भी होगा, बट मोर सो एक इंडियन लहजे में इसको अच्छी तरीके से इसको रूपांतरित करके प्रेक्षकों के सामने इसे लाया गया है। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई कैन से ऑफ परेश रावल इन हिज एंटायर जर्नी ऑफ एक्टिंग करियर। तो उस हिसाब से उनका बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस था। ऐसे ऐसे रोल्स के लिए कलाकार जीता है अपने करियर में, कि ऐसे रोल्स उसे करने को मिले जिसमें ओवरऑल लेंथ भी ज़्यादा हो और उसका इम्पैक्ट भी उतना गहरा हो। तो ऐसी ये फिल्म है टेबल नंबर 21, जो आज की हमारी चौथी फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में हमने 4 फिल्मों के बारे में जाना। शतरंज के खिलाड़ी 1977, फिर हमने जाना संडे मूवी 2008 की, फिर हमने जाना मॉनसून वेडिंग 2001 की मूवी, फिर हमने टेबल नंबर 21 जो 2013 की मूवी है उसके बारे में इस एपिसोड में जाना। तो ये थी हमारी आज की 4 मूवीज़। आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड की 5वीं और अंतिम मूवी, जो है प्रहार, 1991 की फिल्म प्रहार। जी हाँ दोस्तों, सोचिए इसके डायरेक्टर कौन होंगे। जिसने भी आज तक प्रहार ये मूवी देखी हो वो इस मूवी को भूल ही नहीं सकता। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर, ये दोनों जिम्मेदारियों का जिम्मा संभाला था नाना पाटेकर जी ने। जी हाँ दोस्तों, लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर, और एक अलग ही रोल इन्होंने इसमें निभाया था। अब तक हमने उनको गैंगस्टर के रोल में देखा था, परिंदा मूवी में थे, अंगार मूवी में थे, एक विलन के रूप में उन्हें हमने देखा था। लेकिन प्रहार मूवी में उन्होंने सामाजिक समस्याओं को टच करने का एक प्रयत्न किया था कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे इर्द गिर्द जो समस्याएं हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ 1990s, उस वक्त की जो समस्याएं हुआ करती थी, उन समस्याओं का हल क्या है, उस हल के ऊपर एक उत्तर देने का प्रयास इस मूवी में किया गया है। मूवी है पूरे सैनिकी लश्कर के ऊपर, सैनिकी प्रशिक्षण जो है, एक सैनिक जो एक सिपाही है, देश का सिपाही है, उसकी जीवन शैली कैसी होती है, वो कैसे ट्रेनिंग लेकर हार्ड कोर ट्रेनिंग करके वो अपने देश के लिए किसी मिशन पर जाता है। तो उसका जो पूरा जीवन चरित्र है, उसकी जो पूरी जर्नी है, ये ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे वो एक मिशन के ऊपर काम करता है, कैसे उन्हें हार्डशिप्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इंजुरीज आते हैं, उनको सबको ओवरकम करके वो अपना काम कैसे करते हैं अपने देश के लिए। ये मूवी के इंटरवल तक, इसके आधे पार्ट में ये जो सैनिक, भारतीय लश्कर की जो जद्दोजहद है, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके बारे में ये सब कुछ हम जान सकते हैं। इस मूवी का जो लेटर हाफ है इंटरवल के बाद, वो फिर आता है देश के अंदरूनी मामले में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट हाफ वी कैन कंप्राइज दिस मूवी एज अ फर्स्ट हाफ अबाउट द मिलिट्री सर्विसेज,
how they develop each and every soldier in terms of their hardcore training and how they prepare for the mission में वो कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाफ में देख सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड हाफ है वो देश के जो सामान्य आदमी का जो चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ता है रोज़मर्रा की दुनिया में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उसमें क्या चैलेंजेस है और उसमें एक फौजी का रोल कैसे उसमें आ सकता है, उसके ऊपर भाष्य किया है। तो बेसिकली इट इज़ विचारों का कॉन्ट्राडिक्शन, थॉट्स के जो कॉन्ट्राडिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल है, एक फौजी है जो अपने देश के लिए दुश्मनों से लड़ता है। ही नोज कि सामने दुश्मन कौन है, ही कैन फिगर इट आउट, वाइट एंड ब्लैक, काला और सफ़ेद में वो फ़र्क करना जानता है कि सामने वाला जो दुश्मन है वो मुझे दिख रहा है, इट इज़ टोटली ब्लैक और मुझे उसे ख़त्म करना है। बट वॉट अबाउट दैट फौजी, जब वो देश के आंतरिक समस्याओं में अगर उसका समावेश किया जाए, उसके ऊपर सॉल्यूशन अगर ढूंढना चाहे, तो वो सॉल्यूशन कैसे ढूंढेगा? क्योंकि देश का हर एक जो नागरिक है, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, वो तो अपने ही हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड जो क्राइम है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, महंगाई की समस्याएं हैं, शोषण की समस्याएं हैं, मर्डर, क्राइम्स, ये जो सारी चीज़ें हैं जो देश के अंदर चल रही है, जो आंतरिक समस्याएं हैं, उससे एक फौजी कैसे डील करेगा? तो ये जो विचारों के कॉन्ट्राडिक्शन है, इसके ऊपर ये मूवी भाष्य करती है कि बॉर्डर पे एक जवान जो है उसको पता है कि सामने वाला दुश्मन है, उससे मुझे ख़त्म करना है। बट व्हेन इट कम्स टू हिज ओन कंट्री, विद इन हिज इंटरनल इश्यूज, हाउ ही वुड फाइंड अ सॉल्यूशन ऑन द गिवन इश्यूज। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं एज अ आम आदमी, एक कॉमन मैन के ज़रिए हम दृष्टिकोण से जो हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं, उसे एक फौजी कैसे फिगर आउट करेगा और उसे कैसे उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल पाएगा। तो इसके ऊपर ये फिल्म उस हिसाब से भाष्य करती है। तो जो मेन लीड जो रोल किया है वो है नाना पाटेकर जी का, इसमें माधुरी दीक्षित जी का भी रोल है और गौतम जोगलेकर भी है, इनका भी एक बहुत अच्छा रोल है। इसमें डिम्पल कपाड़िया जी भी हैं और जो केमिस्ट्री है डिम्पल कपाड़िया जी की और नाना पाटेकर जी की बहुत ही अच्छी है। माधुरी दीक्षित इसमें बहुत ही क्रिस्प रोल में हम देख सकते हैं उन्हें। इसमें गाना भी बहुत ही फेमस हुआ था, धड़कन ज़रा रुक गई है, कहीं जिंदगी रुक गई है। मुझे कुछ बोल उसके याद नहीं है, लेकिन इट वाज वन ऑफ द काइंड ऑफ अ सॉन्ग जो याद रहता है बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। माधुरी दीक्षित जी का उसमें डांस भी है। तो ये फौजी की जो जद्दोजहद है देश के आंतरिक मामले में, वो कैसे अपनी जो फौजी जो तौर तरीके होते हैं उसको अप्लाई करके वो कैसे सामाजिक समस्याओं के ऊपर एक समस्या का निवारण लाने का प्रयत्न करता है। बेसिकली ये स्टोरी है एक सीनियर ऑफिसर की जो अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग देकर एक मिशन के लिए तैयार करते हैं, आने वाले मिशंस के लिए। तो उनके जो कैडेट्स हैं उसमें जो एक एफिशिएंट जो कैडेट है वो कैसे एक मिशन के दौरान घायल हो जाता है, फिर उसे सर्विस से रिटायर होकर अपने घर आना पड़ता है। फिर घर के जो माहौल है, घर के जो आजू बाजू जो माहौल है, स्पेशली जो दादागिरी, जो गूंस होते हैं, गुंडे होते हैं, उनसे कैसे डील करना, फिर वो फौजी माइंडसेट के साथ उन चीज़ों से डील करने जाता है और उस कैडेट की उसमें मौत हो जाती है। फिर जब उसके सीनियर को, नाना पाटेकर जी को ये बात पता चलती है, तब वो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उस अपने कैडेट को, वो उनमें बहुत ही प्यारा कैडेट था, तो उस कैडेट के मृत्यु के बाद उसके घर में प्रवेश करते हैं और पूरी समस्या क्या है, क्या इश्यू है, वो जानने की कोशिश करते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है जो असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो समस्याएं हैं, उसे फौजी नज़रिए से कैसे हल कर सकते हैं, या फिर फौजी नज़रिए से अलग हटकर हम कैसे उसे डील कर सकते हैं, उसके ऊपर ये फिल्म भाष्य करती है। ऑब्वियसली इसमें मारकाट होती है, जो असामाजिक तत्व है उनकी भी मर्डर्स हो जाते हैं, उनका खून हो जाता है मेन लीड के हाथों। तो फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है आरोपों के अंडर। तब वो जजेस के सामने जो बात कहते हैं, दोस्तों वो सुनने लायक बात है। प्रहार फिल्म क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? जो मेन लीड है, जो आर्मी ऑफिसर है, वो क्या कहता है, हमें जो इंडिपेंडेंस मिला है, हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है अंग्रेजों से, वो बहुत 200 वर्षों से लड़कर मिली है। तो उस स्वतंत्रता के साथ एक जिम्मेदारी आती है। इट इज़ नॉट फ्री। जो स्वतंत्रता, जो फ्रीडम हमें मिला है, वो फ्रीली नहीं मिला है, उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे बलिदान हमने किए। तो स्वतंत्रता के साथ हमारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उस हिसाब से इस देश के हर नागरिक ने 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए,
तब वो अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है, उनके बारे में डीपली जान पाएगा। और जब हम उस मोड में चले जाते हैं तो ये जो निगेटिव जो मोड है, करप्शन है, क्राइम है, डिस्ट्रक्शन है, रेप, मर्डर, ऐसे जो संगीन जो जुर्म है, ग्रीड है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, देश से गद्दारी करना, तो ऐसे जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो दूर रह जाते हैं। आदमी जब ये देश के प्रति जो मिलिट्री सर्विस है उसके अगर 1 साल की ट्रेनिंग ले ले, वो हार्डकोर ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ का महत्व पता चलता है, हमारे कंधों के ऊपर एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम जान पाते हैं। तो उस वो अपना एक पक्ष न्यायालय के सामने रखते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो पर्सनल ट्रेजेडीज़ हैं, जो मेन लीड है नाना पाटेकर जी की, उनकी जो पर्सनल लाइफ दिखाई गई है, कैसे वो जूझते हुए एक आर्मी ऑफिसर बने, कैसे फिर एक कैडेट के मौत के बाद उन्होंने समाज में उतरकर समाज की गंदगियों को साफ करने का बीड़ा उठाया, फिर उनकी सोच को एक सामान्य आदमी कैसे झुटला देता है, इस देश की न्याय व्यवस्था उसे कैसे नकारती है, उन्हें मेंटली अनस्टेबल करके उन्हें एक अलग सेल में पहुंचा दिया जाता है। सो एंड ऑफ द डे ऑल जो सारी जो ब्लेम गेम है वो उस एक आदमी पर आकर टिक जाती है। तो इस एक टोटली विचार करने वाली मूवी है। कंटेंट तो बहुत ही अच्छा है, एक्शन थ्रिलर ड्रामा है और इमोशनल भी कंटेंट इसमें बहुत ही अच्छा है। तो प्रहार मूवी, जिन्होंने भी ये मूवी देखी है 1991 की, वो आज भी इसे याद करता है, और जिन्होंने अब तक ये नहीं देखी तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी है। अगर एक बार आप ये मूवी देख लो तो ज़िंदगी भर आप इसे भूल नहीं पाओगे। नाना पाटेकर जी का परफॉर्मेंस इट वाज एट पार, यू कैन से, एज यूजुअल नाना पाटेकर जी का जो परफॉर्मेंसेस होते हैं लाजवाब भी होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के एपिसोड की 5 मूवीज़, जिसके बारे में अलग अलग जॉनर की मूवीज़ हमने देखी। शतरंज के खिलाड़ी 1977, पॉलिटिकल ड्रामा, यू कैन से काइंड ऑफ अ टच ऑफ अ कॉमेडी। देन हमने जाना संडे मूवी 2008 की, जिसमें हमने जाना कॉमेडी कम सस्पेंस थ्रिलर, डार्क कॉमेडी यू कैन से। फिर हमने जाना मॉनसून वेडिंग, जो अगेन फैमिली ड्रामा है, जिसमें कॉमेडी के और इमोशनल टचेस हम देख सकते हैं। 2001 की ये मूवी थी मॉनसून वेडिंग। फिर हमने जाना टेबल नंबर 21, जो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, और उसके भी परफॉर्मेंसेस लाजवाब थे। स्टोरी, कंटेंट, प्लॉट, हर चीज़ में लाजवाब परफॉर्मेंसेस थे टेबल नंबर 21 के मूवी में। फिर हमने एंड में जाना प्रहार मूवी, जो 1991 की जो मूवी थी नाना पाटेकर जी की। एक फौजी का जज्बा क्या होता है, उसकी देश के प्रति निष्ठा क्या होती है, ये हमने जाना। जो फौजी मिशन पर जाकर दुश्मनों को कैसे उनका खात्मा करते हैं, लेकिन वही फौजी जब देश की अंदरूनी समस्याओं से लड़ते हुए कैसे उन्हें परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों के रोष को उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उस मूवी में है, प्रहार 1991, वन ऑफ द लेजेंडरी मूवी ऑफ नाना पाटेकर्स एक्टिंग करियर, यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। सो ये थी आज की हमारी एपिसोड्स के 5 लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट वाली बॉलीवुड मूवीज़। होप सो आपको ये मूवीज़ के डिस्क्रिप्शन जो वर्णन हमने किया था वो पसंद आया हो, और शायद आपको ये मूवीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो कभी फ्री टाइम हो, या फिर आप बोर हो रहे हो या फिर थक गए हो, तो ये मूवी आप देख सकते हैं फ्री टाइम में। डेफिनेटली आपको आपके मूड को चिल अप करेगी, और इसका कंटेंट तो लाजवाब ही है। सारे के सारे मूवीज़ जो हम चुनकर आपके सामने रख रहे हैं, उनके कंटेंट्स तो आपको पूरे आपको जो एंटरटेनिंग जो वैल्यू है वो उसमें आपको मिल पाएगी। पूरा इंटरेस्टिंग कंटेंट, प्लॉट जो हम कह सकते हैं वो इसमें है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एपिसोड के 5 मूवीज़। आज यही रुकते हैं। हमारे इस त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपने परिजनों के साथ हमारे सारे वीडियोस शेयर कीजिएगा, और ढेर सारा जो इसमें नॉलेज है वो अपने परिजनों के साथ आप बांटिए। खुश रहिए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।